बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने पैनल डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब और शहजाद बेग साहब के साथ हाजिर हूँ। मुकालमा। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ऐसा चराग हैं जिनकी रोशनी ना सिर्फ कराची, पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाई जाती है। हम लोगों ने इन लोगों को देखकर शायरी शुरू की और इस सफ़र में, अब तो मेरी ज़िंदगी के तो 40 साल ही गुजरे हैं इस सफ़र में, लेकिन इनके एक अरसा पहले से इनका नाम, इनकी शायरी, इनकी शख्सियत, इनका काम हमारे पास मौजूद था। डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब 8 फरवरी 1943 में दिल्ली में पैदा हुए। जामे कराची से MSc की और न्यू कैसल बरतानिया से PhD की फिजियोलॉजी में, और 1960 से जामे कराची में तदरीस करने लगे और वहीं पे वाइस चांसलर भी रहे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर बने रहे। इनका तारुफ तो इतना लंबा है कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे साथ हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप साबिर रजा साहब और शहजाद बेग और शबीर, ये सब मुझे तो अपने दिल से बहुत करीब लगते हैं। लेकिन वो एक ज़ाती बात हो जाएगी। मगर मैं आप लोगों की कदर इसलिए करता हूँ कि आपने उर्दू ज़बान, अदब और इसकी सकाफत के लिए जो काम जारी किया हुआ है, यानी जारी से मेरी मुराद है कि आप कर रहे हैं जी जी। और मुश्किल हालात में कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसमें कामयाबी के बहुत इम्कानात तो रहते ही हैं, मगर उसकी अमली जहद सब सामने आई है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो आपके तहसीन आपके लिए फर्ज है, हर उसका वो उस शख्स के लिए कि जो उर्दू जबान से जुड़ा हुआ है, अदब से। तो बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। और हम कर नहीं रहे, बल्कि वो तहरीक जो आपने शुरू की है, उस तहरीक में वो दमखम है कि हम कर रहे हैं तो हमारे बाद आने वाली नस्लें भी वही काम करती रहेंगी जो आपने शुरू की थी। एक ख़वातीन व हज़रात, इनका एक शेर है कि उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हंसें। उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हंसें, बेहिसी वक्त की आवाज बना दी जाए। शायर वारदात कल्बी भी होती है और माहौल, जिस माहौल में शायर मौजूद होता है, उसके असरात उसकी शायरी में नुमायां तौर पर नजर आते हैं। तो जनाब पीरजादा कासिम साहब, आप ये बताएं कि जब आपने सफर शुरू किया था, उस वक्त तो फैज अहमद फैज भी जिंदा थे, सलीम अहमद भी मौजूद थे, और वो सभी लोग, रईस अमरोही साहब, वो तो खैर जॉन तो आपके हम असरों में थे, तो वो सभी लोग वहां पे मौजूद थे, सहर अंसारी साहब भी। आपने वो दौर भी देखा है कि जब एक गजल, बड़ी शायरी जब कराची से सुनने को मिलती थी, तो लाहौर में भी उस पाए की गजल या नज़म बयान की होती थी। तो इतने अरसे के बाद आज आप क्या महसूस करते हैं कि क्या कोई सुकूत है या हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं? जी जी, ये जो जो आप फरमा रहे थे,
जी जी मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद मैं और मेरे साथ के लोग जी जी जो मेरे हम असर थे इब्तदा में और उसके बाद भी साथ रहे, हमने इस किस्म की तकसीम नहीं की और हम उससे गुजरे नहीं जी जी कि ये लाहौर में और कराची में और इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में, लेकिन एक उर्दू दुनिया थी। जी जी और उस उर्दू दुनिया का एक सिलसिला ऐसा था कि हम ये देख रहे थे कि एक सफ़े अव्वल बनी हुई है जी हाँ। और एक सफ़े दोम है, हम्म, और उसके बाद स्वयं भी हो सकती है, इसलिए कि ये तो सफ बंदी उस तरीके की नहीं है, जी मगर लोग अपनी समझ लीजिएगा कि अपनी फिक्र और अपनी अमल, और अगर शायरी है तो फिर शायरी में जो पेशरफ्त है उससे पहचाने जाते हैं। जी जी तो बिलाशुबा हमारा वक्त जो था, जो उसमें जो हमें कहा कि आप सबसे पहले तो बुजुर्गों को पढ़िए, तो जी जाहिर है कि वो पढ़ने के लिए तो फिर वो मीर भी थे और फिर गालिब भी थे और फिर इकबाल भी थे, जी जी तो उससे बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन थी। जी फिर जब हम अपने वक्त की तरफ नजर डालते थे तो उसमें बड़े रोशन लोग थे। जी जी तो ये तो पूरी उर्दू दुनिया है कि मतलब ये कि फैज अहमद फैज साहब और अहमद नदीम कासमी, जी अब ये जाहिर है कि एक सफ़े अव्वल जो बनी हुई थी उसके लोग थे। फिर उस तरफ हिंदुस्तान पर नजर पड़ जाती थी तो वो उसी सूट के, जी हाँ। ये उससे ऊपर के लोग नहीं, उसी सफ में अली सरदार जाफरी भी हैं, जी हाँ। मजरू सुल्तानपुरी भी हैं और कैफी आजमी भी हैं, हाँ जी हाँ। अख्तरुल ईमान जी हाँ। नज्म में कितना जबरदस्त काम किया। तो ये सब जो है ये हमारे लिए कुल्ली तौर पे इंस्पिरेशनल जो होते थे, और हम लोग तो ऐसे समझ लीजिएगा कि खुशकिस्मत हैं जी जी कि उस वक्त जो दूसरी सफ बनी थी, जी हाँ। यानी आप जो कहिए कि इनके बाद की, उसमें भाई कितने बड़े लोग थे, फराज थे, बात है। शहजाद अहमद थे। जी हाँ। मैंने तो जिंदगी में जो बहुत कुछ सीखा तो शहजाद अहमद से सीखा। क्या खूबसूरत। इससे इससे ज्यादा पढ़ा लिखा और आलिमाना कैफियत का आदमी तो मुश्किल से होता। तो ये सब थे, मुनीर नियाजी, मुनीर जी भाई। हाँ। तो ये होते होते तो जनाब हमें तो हमारे पेशरो जो हैं इतने जबरदस्त थे कि अगर हम कुछ ना करते तो ये बड़ी हमारे ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जी कि जी इतने बड़े बड़े लोग और इतने शर्मा आबुर्दा, और वो ऐसे लोग के जो जो हिम्मत अफजाई करते थे, जी यानी उनमें रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सके, तो ये तो बड़ी अजीब बात होती। तो कुछ ना कुछ कोशिश की, और उसी का सिला कह लीजिए बुजुर्गों का, जी जी। अपने वक्त का और जमाने का, कि उससे फैजियाब होकर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अब हम कह सकते हैं कि हम भी हैं इसी नहीं इसी माशाल्लाह उसमें मौजूद है। क्या कहते हैं, क्या क्या बात। जी जी शहजाद बेग साहब आप, शहजाद बेग साहब आवाज आपकी बंद है शहजाद बेग साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पूछना चाहूँगा जी कि क्या हमें पाकिस्तान के बाद जो दबिस्तान कराची के जो खदोखाल थे उस पर एक रोशनी डाल दीजिएगा। जी 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 देखिए, दबिस्तान से तो सिलसिला यूं हुआ कि अव्वल अव्वल तो हमारा दारुल खिलाफा यही था। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेडियो को ले लीजिए किसी एक के तरसील, और उसका एक एक जरिया था सबसे अहम, तो वो रेडियो भी यहाँ, और फिर रेडियो में ऐसे बड़े और अहम लोग कि जैसे बुखारी साहब थे, और फिर रेडियो से जुड़े हुए तो इतने लोग हमें मिले कि उर्दू अदब उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। उसकी तरफ हम जब तक नहीं देखेंगे तो हमारा ये सफर मुकम्मल नहीं होता। सलीम अहमद वहीं थे, ताबिश देलवी वहीं थे, जी हाँ। ये सब लोग वहीं से तो गुजर के सब आगे चला। तो कराची का एक आप कह लीजिए कि उस वक्त एक दबिस्तान सा बन गया था, और उसमें ये बेशुमार लोग, और आप ये देखिए कि उसमें शामिल होते रहे। इब्न ईशा यहीं थे, जी हाँ। यहीं की उससे चले और वो आगे के सारे सफर सब तय करते रहे। तो मुशफिक ख्वाजा यहीं थे। ये सब लोग हैं अदब में, देखिए इनसे इन्हीं से गुजर के जाना पड़ेगा ना आपको। जी हाँ तो बेशक। ये सारा कराची था, और यहीं से होते 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 फिर बहुत सारे लोग बड़े, फराज खुद यहाँ रहे, इनका इब्तदाई जमाना रेडियो से वाबस्तगी का यहाँ हैदराबाद था। रेडियो से हाँ तो बड़ी रची बसी वो थी यहाँ की फजा, जी हाँ। और उसमें बड़ा चर्चा था। न सिर्फ ये कि अदबी सरगर्मियों में मशायरे तो अपनी जगह होते ही हैं और बहुत थे,
لیکن یہ کہ یہاں وہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا جس میں گفتگو، سو اب مثال کے طور پہ میں نے تو اردو ادب کی طرح نہیں پڑھا، میں تو سائنس کا طالب علم رہا اور کیا کیا چیزیں اسی میں کرتا رہا، مگر یہ کہ جو ادب سے علاقہ اور جو روایتیں ہمیں ملی تھی گھر سے، اس سے متعلق جو ایک آدمی اندر سے تھوڑا سا رچ بس جاتا ہے، تو اس نے پھر ہمیں سب سے جوڑے رکھا، اور یہ سب ہمیں نصیب ہو گئے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو کراچی کا ایک سمجھ لیجیے گا کہ بہت بہت اہم ہے اس میں تو، اور بعد کے لوگوں تک اگر آپ جو ہماری جو روایت کی شاعری ہے، غزل ہے، اس کے بعد جو جدید دور آ رہا ہے وہ سارے کے سارے اس میں نمائندہ لوگ آپ کو، قمر جمیل یہاں سے مل جائیں گے، نثری نظم کا وہ سارا کیسے آپ انہیں نظر انداز کر کے آگے جا سکتے ہیں، یہ سب تھے، اور ظاہر ہے کہ ادب میں تو یہ اب بھی ہیں۔ اب بعد کا جو زمانہ تھا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے تیزی سے یہ سب آگے چلا تھا، اس میں اور آگے اگر چلتے تو ابھی تو اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو تھوڑی سی خاموش زندگی میں چلے گئے، حالانکہ بہت بہت اہم لوگ ہیں اب تک ہمارے درمیان، بہت اہم۔ مثلا اگر آپ سحر انصاری کو لے لیجیے تو سحر انصاری کے مقام کا جو اسکالر آپ کہیے ویسے آپ کو ملیں گے نہیں، بہت کم ہے، تو ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں، اس وقت سے بھی تھے، مگر ایک تسلسل میں تھوڑا سا وہ فرق آتا چلا گیا۔ لیکن پنجاب کا کام اس میں بہت ہے، اس لیے کہ میں نے تو شروع میں کہا کہ ہم نے تو اسے بانٹا نہیں کہ یہ کہاں ہے، کیونکہ یہ جو سمجھ لیجیے گا کہ نشر و اشاعت ہے اور کتابوں کا چھپنا اور رسائل کا چھپنا، اور یہ سب سے مضبوط اس کا جو جگہ تھی وہ تو لاہور تھا، اور اب تک ہے، اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہے، تو یہ اتنے عرصے اپنے اس کو قائم و دائم رکھنا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہاں سے پورے اردو ادب کو، پاکستان میں جو اردو زبان اور ادب ہے اس کو جو ایک بہت بڑی قوت نصیب ہوئی، وہ قوت وہاں سے ملی، یعنی پنجاب سے اور لاہور سے بالخصوص، کہ یہ کتابوں کو چھپنا تھا اور یہ ساری چیزیں آگے بڑھنے کا عمل، تو یہ سب ہوا ہے، اس سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور شکر گزاری اس پہ لازمی ہے کہ جو ہم سے پہلے تھے جنہوں نے ہمارے لیے راستے بنائے، تو ان کو تو سلام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ براہ راست سائنسدان ہیں، اور ادب میں آپ کا جو حصہ ہے وہ بہت قابل قدر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں ادب کی جو ویلیوز ہیں، ان کی جو قدریں ہیں، انہیں آپ کی سطح پر دیکھتے ہیں؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے تک یہ رہا، لوگ کہتے تھے کہ بھائی جو پیشہ ورانہ تربیت جو ہوئی ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کیا علاقہ، بھائی ادب سے علاقہ کیوں نہیں ہوگا، ادب تو زندگی کا ترجمان ہے، ادب تو انسان اور انسانیت کی فضیلت کا کام کرنے والا ہے، تو اس میں ہم یہ تقسیم کہاں کریں کہ بھائی یہ پروفیشنل آدمی ہے اور یہ خالص ادب کا آدمی ہے، لیکن ایک دلچسپی کی خاطر ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ کیا اکثر ہم ستائش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کو دیکھیے، وہ تو بہت بے مثال طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور بہت اس کا نام ہے، پر جناب کیا آدمی ہے کہ اسے تو غالب ازبر ہے سارا، تو یہ جو آتا ہے یہ زندگی سے جڑا ہوا ہونے کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اس طریقے سے ادب جو ہے وہ ہمیں جینا سکھاتا ہے، جینے کے ڈھنگ بتاتا ہے، مشکل اور صحیح حالات میں جو زندگی گزارنے کی جو ہیں وہ ساری چیزیں، اس کی تربیت، وہ یہی راستہ ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ سائنس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت سارے نئے ایونیوز جنہیں آپ کہیں وہ سارے اس میں سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور ذہن کی جو وسعت ہے وہ میرے خیال ہے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم سائنسی عمل سے بھی گزر کے اور اس حوالے سے بھی زندگی کو دیکھنے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ تو پوری کائنات ہے، اس میں اگر آپ ایک دیکھیں گے تو اس میں سائنس ہی سائنس ہے،
पूरा। और इंसान अगर आप देखेंगे कि ये कैसे वजूद में आ गया, साइंस ही साइंस है पूरी। फिर ये कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे मोहब्बत के जज्बात जो अंदर हमारे हैं, जो सबसे सबसे अहम मैं कहता हूँ, और इसके अलावा जो और भी जज्बाती सतह पे जो हम हैं वो कहाँ से आ गए, ये सब साइंसी तौजीहात हैं जो हमारे हमारे इंसान से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि साइंस इसमें कहीं रास्ते में रुकावट नहीं बनती। हाँ, अगर ज़हन रसा नहीं है, अगर शेर का उस तरीके से अंदर से ही ज़ौक़ नहीं है, तख्लीक कारी की कोई उपज नहीं है, तो आप जबरदस्ती कोई काम करने लगेंगे तो वो तो एक अलग मसला है। तो लेकिन जहां जहां जिस जिसके अंदर ये जौहर है वो तो अपने उसके साथ आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, शायरी में नजरिया क्या नया रंग डालता है? ये नजरियाती सिलसिला शायरी में उस तरीके से तो समझ में नहीं आता, जी क्योंकि उससे आपकी वसअत जो है, जी फिक्री वसअत, वो कम होती चली जाएगी, इसलिए कि आप घूम फिर के उसी दायरे में और उसी में आप रहेंगे। तो अगर हमें इसे खोल देना चाहिए जी और वो सारे ज़ाब्ते कि जो नफ़ी की तरफ जाते हैं वो भी खुले में हो, जो असबात के हैं वो भी खुले में हो, तो इसके दरमियान जो है वो सफ़र होता चला जाता है। कभी हम नफ़ी की तरफ ढल जाते हैं जी और कभी हम असबात की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये कि जिंदगी तो इसी के दरमियान है सारी की सारी। तो ये तो चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, अब कलाम शायर, जुबान शायर, आप क्या सुनाना पसंद फरमाएंगे? वैसे तो हम जब भी चाहेंगे किसी जगह पे भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ताकि पानी वगैरह पीना हो जब पी भी सकते हैं। जी जी, वो तो कोई मसला नहीं है। तो अब अगर आप कहें तो मैं कुछ जो इसमें मैं अभी ये बताऊं वो शायद सबके लिए होगा कि अब ये जितने भी बरस शायरी के और इसके दौर में गुजरे, तो इसमें जरा देर से सही, मेरा जो जमाना था वो बड़ा अजीब गरीब जमाना था। जी उसमें ये कि शेर कहते हुए तो जमाना हो जाते थे, मगर किताब नहीं छापते थे। जी इसलिए नहीं छापते थे कि उनसे सीनियर जो है उसने भी नहीं छापी, हाँ बड़ा अजीब सा लगेगा कि साहब उनकी नहीं आई। तो जॉन एलिया ने कितने बाद में उनका जो मजमूए कलाम आया। तो इस तरीके से बहरहाल वो पहला शेरी मजमूआ जो मेरा था जी धुंध हवा के जश्न में, जी जी उसके बाद फिर एक गैप के बाद शोले पे ज़बां, जी हाँ और शोले पे ज़बां के बाद फिर तीसरा जो है वो बेमसाफा सफर। जी जी तो ये तो एक सिलसिले की कड़ी है। और अब ये चौथा एक और शायद जल्दी सामने आ जाएगा। जेर तो तबाह है वो वो। सिलसिला तो चल रहा है। जी इसके अलावा एक जो मेरे मेरे मोहब्बत करने वाले आप जैसे सब लोग मौजूद हैं, इन्होंने तो बहुत हिम्मत अफजाई की, मैं तो कहूँगा एक तरीके से, कि आप ये देखिए कि ऑडियो बुक जी बहुत पहले मेरी बना दी उन्होंने। जी जी और इसके अलावा जो इंतखाब शायद करते रहते थे, जी जैसे मुझे दुआओं में याद रखिए जी के हाँ उन्वान से वो एक किताब, वो पूरी एक इंतखाब की, वो उस तरीके से शाये हो गई। जी जी तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। जी तो मैं कुछ ऐसे अशार आपको अब सुनाता हूँ इधर के कि जो जाहिर है इन किताबों में नहीं है। जी तो बिल्कुल। उसको जी मैंने अर्ज किया कि खुद खुद तमाशाई बने, वाह हाँ वाह खुद तमाशाई बने, खुद रक्स फरमाया गया। वाह वाह हाँ वाह वाह खुद तमाशाई बने, खुद रक्स फरमाया गया, इस दियारे बेनिशा में कब कोई आया गया। वाह 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 खुद तमाशाई बने, खुद रक्स फरमाया गया, वाह 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 इस दियारे बेनिशा में कब कोई आया गया। वाह उनसे पहले कुन फयकून, वो तो जाहिर है कि ऐसी चीज है। उनसे पहले एक आलम मुंतजिर होने का था। वाह 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 उनसे उनसे पहले एक आलम मुंतजिर होने का था, एक इम्कान को सरे इम्कान तरसाया गया। वाह 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 वाह। क्या उनसे पहले एक आलम
ایک عالم منتظر ہونے کا تھا، واہ واہ ایک امکان کو سرے امکان ترسایا گیا. واہ بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ واہ واہ میں نے عرض کیا چند شعر دوسری غزل کے پڑھتا ہوں کہ تماشا گاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں. واہ تماشا گاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں، سو ہم بھی ذات کے اندر بدلتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. تماشا گاہ کے منظر بدلتے واہ رہتے واہ ہیں، واہ 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 سو ہم بھی ذات کے اندر بدلتے رہتے ہیں. واہ واہ ہمیں تو نقل مکانی کا ایک دکھ ہے بہت. ہاں ہمیں تو نقل مکانی کا ایک دکھ ہے بہت. بہت عجیب لوگ ہیں جو گھر بدلتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 عجیب لوگ ہیں جو گھر بدلتے بہت رہتے ہیں. خوب واہ واہ عجیب لوگ ہیں جو گھر بدلتے رہتے ہیں. واہ اچھا جناب، میں نے عرض کیا کہ آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم. آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم. واہ 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 کیا خوب ہے جناب. آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو تو دنیا ہے بہت کم. عرض کیا ہے کہ اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں. اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوا تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم. کیا بات ہے، اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں. اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوا تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم. واہ واہ عرض کیا ہے کہ یہ آپ کی اقلیم در و بست، یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم. یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے، کیا کمال ہے، واہ 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 واہ. یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم. بےتابی غم نے ہمیں صحرا کی خبر دی. بےتابی غم نے ہمیں صحرا کی خبر دی. کیا بات ہے. اب خاک بسر ہونے کو صحرا ہے بہت کم. واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے جناب. بےتابی غم نے ہمیں صحرا کی خبر دی، اب خاک بسر ہونے کو صحرا ہے بہت کم. اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوس، اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوس، کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوس، واہ واہ واہ. کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم. دنیا ہے تماشا جسے بس دیکھتے رہیے. واہ واہ واہ. دنیا ہے تماشا جسے بس دیکھتے رہیے، پر ہم نے نظر بھر کے تو دیکھا ہے بہت کم. بہت کم. بہت اعلیٰ جی. واہ واہ. دنیا ہے تماشا جسے بس دیکھتے رہیے، پر ہم نے نظر بھر کے تو دیکھا ہے بہت کم. واہ واہ. میں نے عرض کیا کہ ہجوم غم کو نیا راستہ دکھاتے ہوئے، واہ. ہجوم غم کو نیا راستہ دکھاتے ہوئے، ہم امتحان سے گزر آئے مسکراتے ہوئے. واہ 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 واہ. ہم امتحان سے گزر آئے مسکراتے ہوئے. واہ واہ. شعر عرض کرتا ہوں کہ تھکن نہیں تپش شوق سے نڈھال تھے ہم. واہ واہ واہ. تھکن نہیں تپش شوق سے نڈھال تھے ہم، مسافروں کے لیے صاحباں بناتے ہوئے.
वाह वाह, वाह 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 थकन नहीं तपिशे शौक से निढालते हम, वाह वाह क्या वाह कहते मुसाफिरों के लिए साहिबा बनाते हुए। वाह 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 दिले दिले शकस्ता ने हंस हंस के बात की उससे। वाह आहा, वाह वाह, दिले दिले शकस्ता ने हंस हंस के बात की उससे, बहुत सलीके से बेगानगी छुपाते हुए। वाह वाह, वाह 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 दिले शकस्ता ने हंस हंस के बात की उससे, वाह वाह बहुत सलीके से बेगानगी छुपाते हुए। वाह, बेगानगी छुपाते हुए खुला के मंजिले मतलूब गर्दे राह हुई। आहा, वाह खुला के मंजिले मतलूब गर्दे राह हुई, हम अपने साथ चले हौसला बढ़ाते हुए। क्या क्या बात बात है वाह 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 खुला के मंजिले मतलूब गर्दे राह हुई, आहा, हम अपने साथ चले आहा, हौसला बढ़ाते हुए। और शेर देखिए कि सितारा बाहर गुजरना था गम के मंजर से। आहा, सितारा बाहर सितारा बाहर गुजरना था गम आहा, के मंजर से, सो हमको टूट ही जाना था जगमगाते हुए। वाह, क्या बात वाह, है वाह 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 सितारा बाहर गुजरना था गम आहा, के मंजर अच्छा से, शेर, वाह वाह बहुत वाह, अच्छा जी क्या बात है सितारा बाहर सितारा बाहर गुजरना था गम के आहा, मंजर से, सो हमको टूट ही जाना था जगमगाते हुए। हम वाह अपने आप को मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। आहा, अपने आप को पहचान मैं ही पहचान अपने ही नहीं आप पाई। को पहचान ही नहीं पाया, खुद अपना किस्सा सरे अंजुमन सुनाते हुए। क्या वाह वाह बात है, वाह क्या बात वाह 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 मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाया, आहा, खुद अपना किस्सा सरे अंजुमन सुनाते हुए। और शेर देखिए कि खबर नहीं कि वो फनकार सोचता क्या था। वाह आहा, वाह वाह फनकार फनकार वाह क्या, खबर नहीं कि वो फनकार सोचता वाह क्या सोचता क्या था, जमीन बिछाते हुए आसमां बनाते हुए। क्या वाह बात है वाह 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 वाह, वाह क्या वाह अच्छा शेर, खबर क्या नहीं कि बात वो है क्या फनकार वाह वाह सोचता क्या था, आहा, क्या कहते हैं क्या वाह 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 जमीन बिछाते हुए आसमां बनाते हुए। वाह वाह तो ये अशार हैं जो मतलब ये किताब में भी नहीं है, समझ लीजिए, ताजा ही समझ लीजिए जी इधर। हाँ ताज़ा जो अभी गैर ये खैर तब ये अभी जेर तबाह है ना ये किताब जिसकी जी बात जी जी सब इसमें आएगी। जी हाँ और मैंने अर्ज किया कि रंज नायाफ्ता जी जी इजहार में रखा गया है। वाह आहा, वाह रंज रंज नायाफ्ता इजहार में रखा गया रखा गया है, जैसे एक पेच जो दस्तार में रखा हाँ गया हाँ है। अच्छा क्या बात है, वाह वाह जैसे वाह एक पेच जो दस्तार में रखा गया है। वाह 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 कोशा एक सबसे जुदा खाक नशीनों के लिए। वाह कोशा एक सबसे जुदा पाक निशी खाक नशीनों के लिए गम से महके हुए गुलजार में रखा गया है। वाह वाह, वाह 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 कोशा एक सबसे जुदा आहा, खाक नशीनों के लिए वाह वाह गम से महके हुए गुलजार में रखा गया है। मैं भी देखूं कि कहाँ तक है मसरत का फरेब। वाह आहा, मैं भी देखूं कि कहाँ तक है मसरत का फरेब, मुझको किस दस्ते तलबगार में रखा गया है। वाह 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 वाह, वाह बहुत अच्छे से मैं भी देखूं बहुत कि आला कहाँ तक है मसरत बहुत का आला फरेब, वाह मुझको वाह किस दस्ते तलबगार में रखा गया है। वाह हूं तो साकिन मगर आलम की निगहदारी में, आहा, आहा, हूं तो साकिन मगर आलम की निगहदारी में, मुझको ही नुक्ते परकार में रखा गया है। क्या बात है वाह 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 क्या हूं तो वाह वाह साकिन बहुत आला जी बहुत आला हूं तो साकिन मगर आलम की निगहदारी में, आहा, मुझको ही नुक्ते परकार में रखा गया है। वाह वाह रंजे नायाफ्ता इजहार में रखा गया। बस ऐसे वाह ऐसे ही अशार मालूम होते चले जाते हैं। क्या और आप कहिए साबिर साहब क्या। जी आप शहजाद बेग साहब पूछेंगे शहजाद बेग साहब मैं डॉक्टर साहब आप
जस्ता जस्ता गजलें अता कर रहे थे और बहुत लुत्फ ले रहा था आपने जो सर शायरी पेश की। जी तो सर मैं एक जो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जी बताइए। ये गुज़श्ता एक बरस से जिस तरह के कोरोनाई अदब का अहद जो हमारे साथ वाबस्ता है, हाँ हाँ इसमें सर एक बहुत तवाना आवाज उठी है कि इकबाल, फैज, जी जी नदीम और फराज के बाद जी जी। दुनिया का 5वां बड़ा शायर जो है वो जफर इकबाल है। आप कराची में बैठकर क्या महसूस करते हैं? अब ये नंबर देना कि 5वें नंबर पे या चौथे पे, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जफर इकबाल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी कि देखिए, शेर कहने वाले तो हैं और अपनी अपनी वजह के हैं, लेकिन अ, मैंने बहुत कम लोगों में ये हौसला पाया, हौसले की बात कर रहा हूँ, कि जो तजर्बा कर सके। शेर में देखिए बिल्कुल एक नई उसके साथ अगर आप करेंगे और नए रुख पे चला जाएगा, तो ये एक बड़ी हिम्मत का तकाजा करता है कि आप तजर्बा करें और आप इसके लिए तैयार रहें। मुमकिन है आप रद्द हो जाएं, मुमकिन है कि आपका बिल्कुल शेर व अदब से नामो निशान, आपकी पिज़राई कुछ भी ना हो, मगर तजर्बा करना तो एक हिम्मत का काम है। तो मैं जफर इकबाल साहब को एक बहुत तहसीन की नजर से देखता हूँ कि उन्होंने एक तजर्बा किया और उस तजुर्बे पे कायम रहे। अब बात यह है कि हम तो ये देखते आए हैं कि अगर कोई इस तरीके की तहरीक सी बन जाती है किसी की शायरी और उसकी अपनी वजह से, तो उस तहरीक के साथ और किस हवाले से लोग उसे लेके आगे जाते हैं। अब ये तो वक्त और जमाना बताएगा, और इस पे साबिर ज्यादा बेहतर तौर पे कुछ कह सकते हैं कि अब ये बदलते हुए जमाने में जफर इकबाल साहब की शायरी और उसको फॉलो करने वाले और उसके साथ साथ, तो मैं तो तहसीन करता हूँ कि जफर इकबाल साहब ने बहुत हिम्मत से काम लिया। एक तजर्बा था बिल्कुल। जो शायरी है उनकी बड़ी मुख्तलिफ है और बहुत मुख्तलिफ है। सो उससे वो गुजरे, तो अब आगे के लिए रास्ता तो है, एक रास्ता तो उन्होंने दिया है। जी डॉक्टर साहब। साबिर रजा साहब, आप कुछ कहें इस पे? बेशक डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब। जफर इकबाल साहब जी एक बहुत बड़ा नाम है, और जैसा कि पहले आप जिक्र आप फरमा चुके हैं कि शहजाद अहमद साहब और हाँ जफर इकबाल साहब, ये दो ऐसे लोग हैं शायरी में। अगर शहजाद साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी काविश और उनका जो अदम मकाम है वो अपनी जगह पे बोलता है, उनका शेर बोलता है। और ऐसे ही, और वो क्योंकि उसमें जदीदियत भी है, और जिस हवाले से या जिस एंगल से वो महसूस करते हैं ख्याल को, वो और और इस पर उनका कंट्रोल भी है, तो वो एक अच्छे से अच्छा शेर पेश करते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं, सही है। बिलाशुबा जफर इकबाल मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ और इसलिए वो बाज़ औक़ात वो तनकीद का मौजू भी रहते हैं। तो इसलिए बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों ने बड़े ही काम करने होते हैं, हम छोटे हैं, हमने छोटे काम करने होते हैं। आप सब लोग हमारे लिए बड़े हैं तो आपने बड़े काम करने होते हैं। हमने तो आपको देखकर, फिर आइंदा जब हमारा वक्त कभी आएगा तो हम भी कोशिश करेंगे। नहीं, आप ही का वक्त है जनाब, आप ही का वक्त है। तो हम तो खुश होने वाले और दुआओं के साथ आपके लिए मौजूद हैं। अब आपका जमाना है, आपका वक्त है। मेहरबानी जनाब। डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी शबीर साहब फरमाइए। माजी, हाल और मुस्तकबिल, आप शेर कहते हुए आपके पेश नज़र कौन सा ज़माना होता है, या कौन सा ज़माना अहमियत का हामिल है आज के अहद की शायरी के तनाज़? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि आप जो कुछ कह रहे हैं, यानी जिस वक्त कह रहे हो, अगर उस वक्त आपका जमाना, आपका वक्त, ये दोनों दोनों चीजें, जमाना भी और वक्त भी, अगर वो रास्त न सही, लेकिन ये कि आपकी शायरी
आपकी अदब या आपकी जो उसमें उसकी झलक नजर आनी चाहिए। अगर उसकी रोशनी और उसकी झलक आपको नजर नहीं आ रही तो आप कहते तो चले जाएंगे, और इसका ये कि उसका मकाम और मर्तबा क्या है वो तो आने वाला वक्त उसका तरतीब वो बयान करेगा। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि एक जिंदा तख्लीक़कार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त और जिस ज़माने में है उसको अपनी शायरी में उसका हवाला ज़रूर आना चाहिए। तो अगर कुछ बाज़ लोग ये करते हैं कि वो जो ज़िंदगी की उसमें जो चीज़ें नज़र आती हैं उन्हीं पे एक दो चीज़ों पे लेके, और फिर हम हमारे यहाँ तो पूरी पूरी तहरीकें भी इस पे चलती रही हैं, तो उस तरीके से शायरी हो जाती है। लेकिन शायरी में जो बुनियादी बात है वो मेरा ख्याल है आप सब उससे अपने अपने तौर पे वाकिफ हैं कि पूरी शायरी के अदवार पुराने देख लीजिए, उसमें हमारे यहाँ की शायरी उर्दू ज़बान की शायरी की मैं बात कर रहा हूँ, और जगह भी ये तो फिर वो आलमगीर सतह बात हो जाएगी, उस पर भी बात हो सकती है। मगर हमारे उसमें दो बातें हमेशा पेश नज़र रही या आती रही। एक तो रोमांटिसिज्म है, यानी आप ये देखिए कि जमाना वक्त दौर कोई आज का है या आने वाला है, आज से 50 साल बाद का, वहाँ उसमें सबके लिए एक जो जो रोमांटिसिज्म का जो एलिमेंट है, जो शायरी की एक बहुत बड़ी एक सिफत और एक पहचान बन के उभरता है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। और इसकी अपील बहुत है। आप ये देखिए कि अब से 50 बरस पहले या 60 बरस पहले और अब से आने वाले 60 बरस बाद, आप ये देखिए कि हर दौर में एक नस्ल होती है अपने उम्र और उसके हवाले से, वो हमेशा ऐसी नस्ल आपको एक तैयार मिलेगी जो रोमांटिसिज्म के हिसार में होती है। तो उसे फिर वो शायरी और फिर उसकी वो चीजें जो रास्त उससे मुताल्लिक हो, वो उसे कशिश है उसमें और वो उसे खींचती हैं। इसके साथ जो पाकिस्तान में और दीगर हमारे जो तीसरी दुनिया के ममालिक कह लेते हैं और जो दूसरी तरीके से कह लें, इसमें जो एक मामला है जिसको बहुत पजीराई मिली, वो है एहतजाज। अगर मामलात हमारे उसके खिलाफ जा रहे हैं और उस पर अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उस आवाज के साथ जो है लोग सदा लगाने वाले और उसको पसंद करने वाले और उसकी तहसीन करने वाले बहुत बहुत होते हैं। तो ये हमारे आज के ज़माने में भी है। अगर जो जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो काबिल एहतजाज हैं, उस पर अगर हमारा शायर और हमारा तख्लीक़कार नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा भाई? दूसरा तो अहवाल, सहाफती अहवाल है, वो मौजूद होता है, वो तो चलता चला जाता है। आप पुरानी खबरें निकालेंगे उसमें वो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन जो महसूसात की दुनिया में जो है वो आज का आज लिखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ ये देखिए कि एहतजाज और रोमांटिसिज्म, ये दोनों के दोनों हमारी पूरी नस्लों में चलते चले आए, और इसके लिए हमेशा इसको वेलकम करने वाले या इसके लिए मौजूद थे। इसमें बाज शख्सियतें ऐसी हुई मेरे भाई अपना फराज, यानी जिनमें दोनों चीजें जमा हो गई, एहतजाज भी और रोमांटिसिज्म भी। मेरे भाई जालिब की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो एहतजाज और उसका वो था, वो वही उन्हें लेके और कहां से कहां चला गया। हाँ, क्या उम्दा। तो ये चीजें अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से आप कह लीजिए कि वो रवा दवा रहती हैं और वो मिलती रहती हैं, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर कोई बात काबिल एहतजाज है तो उसे एहतजाज करना चाहिए, मगर आप लिखेंगे कैसे, ये है मसला। लिखने का मसला ये है कि जो जिसका डिक्शन है, अगर आप गजल लिख रहे हैं तो गजल में तो आप फिर दूसरे तरीके से करेंगे, गजल का तो फिर एक दूसरा वो है, उसमें आप लिखेंगे। और आपको अगर नज्म और वैसी शायरी कर तो आप उसमें उस तरीके से करेंगे। तो ये दोनों के दोनों बहुत उसमें हैं, और अब तक हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ इसका काफी हिस्सा है, यानी इसका एहतजाज का भी और रोमांटिसिज्म का। तो
एहतजाज के साथ फिर एक शायरी और है जिसे हम मज़ाहमती शायरी कहते हैं। वो जरा सा मामला जरा दूसरा है। और यही एहतजाज जो है ये जब दर्जा बदर्जा आगे जाता है और इसको अगर कबूल आम मिलता है तो वो फिर वो उससे निकल के एहतजाज जो है वो मज़ाहमती उसमें आ जाता है। और आलमगीर सतह पे तो ये हुआ है कि आपने देखा है इनकलाबात हुए हैं बड़े बड़े, तो वो कैसे हुए? तो यही तो तख्लीक काराना ये जो वो थी, उन्होंने महसूसात की दुनिया में देखा और उसे लिखा। और फिर आप ये देखिए कि तो मिसालें की मिसालें दी जा सकती जी हाँ, बिल्कुल। इनकलाब फ्रांस से ले लीजिए और जहां जहां लेना चाहें, बहुत बहुत इनकलाब रूस है, रूस में भी शायरों का देखिए, बिल्कुल, बेशक। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी मुआशरा जो है जिस तेजी के साथ रूबा जवाल हुआ है, पाकिस्तानी शोरा कराम जो हैं इन्होंने इस सिलसिले में अपनी कौम की मदद क्यों नहीं की? मेरा ये ख्याल है कि शोरा और तख्लीकार जो है ना, उनका काम जो है वो चीज़ों की निशानदेही है। और मेरा ख्याल है कि इस पूरे ज़माने में और इस दौर में कि जब से पाकिस्तान बना है और आज की तारीख तक ऐसे लोग हैं कि जो शायराना सतह पे भी और नस्र में तो खैर हो भी रहा है, ये इस पे लिखते आए हैं और अब भी लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर उन्वान कायम करके, मिसाल के तौर पे जो हमारे नए कहने वाले हैं नौजवान, अगर आप उन्वान कायम कर ले कि ये जो नाआसूदा माशरा और इसमें सियासी और ये जो जो हिकमत अमलियां नजर आ रही हैं और वो सारी चीजें वो कैसे असर डाल रही हैं आपके जिंदगी पे और आपके उस पे, तो इस पे अशार के अशार मिलते चले जाएंगे। मेरा ख्याल है किसी किसी तहकीक करने वाले को इस पे उन्वान कायम करके देखना चाहिए। लोग बहुत कह रहे हैं और कहते चले जा रहे हैं, तो उसमें ये पाकिस्तान का पूरा जो एक साइकिल है, इसमें ये चीजें रिकॉर्ड पे तो आती रही, लेकिन मिन हैसल कौम हमें एक आसूदा हाली का कोई ऐसा दौर मुझे नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि आसूदा हाली में भी अगर हम आ जाएं तो उसके बाद आप ये देखिए कि आलमगीर सतह पे क्या आपकी कोई पहचान हो सकती? नहीं, आप ये कहें कि भाई हम भी हैं, हमें देखो, हमारी तरफ क्यों नहीं आपकी नजर जा रही? अरे भाई, तो आप हैं क्या? आप अपनी वो तो बताइए ना कि आपने क्या चीज की है और कौन सी ऐसी चीज जिसे देख के हम आपकी तरफ राग़िब हों। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर कर लें। कुछ तो हैं, मिन हैसल कौम है, यानी आप, मेरा ख्याल है शायद आप उसकी तायीद करेंगे। यानी मैं ये देखता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के जो आप लोग शुरू से 47 से जब ये पाकिस्तान बना है और अब तक आप देखिए उसके आसार आपको नजर आते रहेंगे। वो ये हैं कि कम वसाइल में बेहतरीन काम अंजाम देने के अहलियत रखते हैं ये लोग और कर रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि इतना इतना जमाना गुजर गया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं नहीं क्या क्या समझ लें कि करता रहा शायरी, और ये तो बात अलग हो रही है, मगर 19 साल तो मैं वाइस चांसलर रहा बड़ी यूनिवर्सिटियों का। सो ये हम तो बहुत ही कम वसाइल में काम करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर एक लगन और वो है, हमने इसमें इसे हासिल किया। तो ये बात है कि आगे के वक्त में अगर कोई चीज हमें कहे कि भाई, हम ये कहें कि भाई हमें देखिए हम हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल है आप सब तायीद करेंगे इसको। उसके लिए पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी कौम को, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, उसे तालीम की, उससे दौलत से जो है वो उसे मालामाल करें अगर कर सकते हैं तो। अगर, क्योंकि देखिए ये कहने के लिए है कि दुनिया में तो पूरा डॉलर चल रहा है, डॉलर तो चल रहा है, वो तो दूसरी सतह है, लेकिन जो वैसी करेंसी है जो सारी दुनिया में चलती है वो तो नॉलेज है।
नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी नहीं है तो क्या करेंगे आप? मतलब यह है कि माजरत खाना जिंदगी गुजारी जा सकती है, गुजार रहे हैं, गुजार सकते, और उसमें क्या बात है। मगर लेकिन अगर कहें कि भाई हम भी हैं, अगर अपने आप को आपकी पहचान है, तो हमें तालीम की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। माशरे को आहिस्ता आहिस्ता एक तालीमी याफ्ता माशरा बना देना पड़ेगा, तो फिर पहचान भी हमारी बननी शुरू हो जाए। अभी तक तो पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीकों से पहचाना जाता था। मसलन ये कि बहुत ही बुरे हालात रहे। पहले तो लोग कहते थे कि कौन है, कहते साहब ये है, ये तो बहुत काम करने वाले और मेहनती लोग हैं, ये अपने घरों से बाहर निकलते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं, वहाँ बेचते हैं, मूल्य चलता है उस पर। तो ये क्वालिटी थी, लोग गए हमारे यहाँ कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुंचाया। और अब आज के तारीख में कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी बड़ी एक पाकिस्तान को इससे है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो सब ज़र मुबादला भेज रहे हैं। तो उस वक्त हम जाने जाते थे कि ये मेहनती क्यों, इसलिए कि सारे अरब और इधर उधर सारे उसमें हमारे मेहनत कश गए हुए थे, सब काम कर रहे थे। वो कहने लगे ये मेहनत करते हैं, पैसे भेजते हैं, उसमें मुल्क चलता है। फिर उसके बाद हमारी पहचान दहशतगर्द हो गई, है ना। मतलब ये तो कोई कोई बात नहीं हुई, हमें इससे निकलना है। अगर निकलना है तो ये जो लेबल है दहशतगर्दी का, इससे निकलना पड़ेगा। ये कैसे होगा? तो आप बताइए कि हाँ तालीमी याफ्ता लोग हैं, ये थोड़े से इस तरीके से इस तरफ जा रहे हैं, ये जरा डी ट्रैक हो गए थे, अब री ट्रैक हो गए हैं, तो ये अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है। री ट्रैकिंग चाहिए। हाँ, सर डॉक्टर आपने अपने डॉक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं जी ख्वातीनो हजरात मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात। जनाब पीरज़ादा कासिम साहब बहसीयत कौम, वैसे दुनिया की तारीख में ये 47 से लेकर 2021 तक इतना बड़ा वक्त भी नहीं है। बहुत सी अक़वाम के मुतल्लिक़ हमने देखा है, और जिस इंग्लिस्तान में हम रहते हैं, तो जब यहाँ पे डेमोक्रेसी का सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ पे भी जो माहौल उस ज़माने में था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता करता एक मंजिल पे पहुंचा। तो अब हम उसे कहते हैं कि द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो अब जो वक्त है 21वीं सदी में, अब ना तो हमारे अवामुन नास में इतनी ताकत है कि हमने पिछले 73 सालों में, 73 ईयर में, हमने कुछ सीखने की कोशिश क्यों नहीं की। इसकी जिम्मेदारी हमारे लीडरान पर है या अवामुन नास पर है, अदीबों पर है, शायरों पर है, या किन लोगों पर आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी पड़ती है? जी साबिर साहब, बहुत अहम सवाल या गुफ्तगू या मौजू आपने छेड़ दिया है। पाकिस्तान बनने के बाद से जो सूरत हाल थी या बनते वक्त जो थी, जी जी। तो उस वक्त आपने ये देखा और सब जानते हैं, ये तो रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान में वसाइल की बहुत कमी थी। जी। अच्छा, अब वसाइल की कमी के साथ हमें एक ही रास्ता ये मिलता है कि क्या हम कम वसाइल में बेहतरीन काम, बहुत अच्छा काम, बहुत काबिल कदर काम अंजाम दे सकते हैं या नहीं। इसके लिए जाहिर है कि आपको जो आपकी सलाहियतें हैं उससे बढ़ के, और जो आपकी समझ लीजिएगा कुव्वत है, उस कुव्वत से बढ़ के आपको मेहनत और मेहनत शाक़ा करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये कौम न सिर्फ तैयार थी बल्कि इसने करके दिखाया। जी। और करके दिखाने से मुराद ये है कि आप ये देखिए कि सन 50 की दहाई जो जा रही है उसके दरमियान में उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर किसी मुल्क को
तरक्की पजीर मुल्क को अगर कोई मॉडल चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो वो आप पाकिस्तान को देखिए। 3 मुल्क उस वक्त, पाकिस्तान उसमें एक था। कि आप ये देखिए कि ये मॉडल है कि आप किस तरीके से आप इसे आगे लेके जाएंगे। तो ये चीजें तो थी। और इसके साथ साथ एक जज्बा, और जज्बा ये कि भाई पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान पूरा एक समझ लीजिएगा कि हमें मिला है और इसकी हिफाजत और ये सारी चीजें और आने वाली नस्ल के लिए करना है। तो हर आदमी अपनी सलाहियतों से और अपनी कुव्वत से बढ़ के काम कर रहा था और कम वसाइल में काम कर रहा था। यानी हम तो उसके नाजिर भी हैं और हम पे तो गुजरी भी है, इसलिए कि हमने जो कुछ हासिल किया और बहुत कुछ किया, जो जिसका कोई शुक्रगुजारी उससे बढ़ के हो नहीं सकती कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, वो हमने कम वसाइल में हासिल किया। उस वक्त तो कुछ चीजें थी भी नहीं। हम किस किस मुश्किल के साथ और कम उसमें बेहतरीन काम करने की कोशिश करते थे, सीखते थे, मुल्क से बाहर जाते थे, वहां से भी ट्रेनिंग लेके और फिर पाकिस्तान को बनाने के लिए आगे मेहनत करते थे। ये एक सिलसिला था और एक ये रास्ता था, अगर हम इस पे चलते रहते। लेकिन इसमें हुआ ये कि हमारे साथ पास पड़ोस के झगड़े तो अलग है, वो हमेशा से थ्रेट हमारे ऊपर रही है। और फिर उसके अलावा कुछ हमारी अपनी गलत हिकमत अमली, मैं कहूँगा कि पड़ोस में हमारे जो कुछ वहाँ अफगानिस्तान में हुआ और किस तरीके से हुआ उसका रास्त। और आज की तारीख में कि आज शाम को भी मैं सुन रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि अब जो इनखला हो रहा है अमेरिकी, उसका इनखला हो रहा है, तो उसके बाद अफगानिस्तान, तो उसमें सबसे ज्यादा थ्रेट पाकिस्तान को है इस वक्त। जी हाँ, इनखला के बाद जो चीजें उठेगी, जरूरी गैर जरूरी, वो सब का निशाना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है बीच में, तो हर चीजों को इससे गुजारते हम चले गए। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि जिस तरीके से कायद आजम ने एक पूरे उसके साथ सोच के साथ फिक्र के साथ और एक लीडराना उसकी कैफियत दे के लोगों को ये खत्ता पाकिस्तान में वो हमें दिया, इसके बाद जो हमारे हालात बदलते चले गए और वो हुए, उसमें जो हमारी लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा हिस्सा होना ही चाहिए था और वो है। मगर ये कि उसके बाद जो सही मायने में ये सोचने वाले हैं कि ये हमारा मरना जीना सब यही है और इसकी तरक्की में हमारी तरक्की है जी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारी तरक्की में क्या है, सबसे पहले तो हमारी तरक्की है, फिर देखें क्या होता है, ये एक बिल्कुल एक दूसरा एक रवैया हो गया। तो ये लोग जो है ये अपने अपने हालात, क्योंकि हमारे यहाँ यकसा और देर तक नहीं रहे, तब्दील होते रहे, एक हुआ फिर वो पलट गई बाजी, दूसरी बाजी, तीसरी बाजी। तो इसमें जो इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम होता है अपने सस्टेनेबिलिटी होती है, जब आप चलें किसी उस पर आप देर तक चलते रहे, 2-3 पड़ाव आप आगे गुजर जाएं तो आप वो पैदा हो जाती है, काफी मजबूत हो तो जाता वो तो हुई नहीं। हमारे यहाँ तो उखाड़ पछाड़ शुरू हो गई। जी। अब वो हुई तो वो हुकूमतें बदली जाने लगी। जी। अब आप ये देखिए कि किसी और चीज का क्यों इशारा करें, मैं तो तालीम की तरफ चला जाता हूँ। तालीम पाकिस्तान, और उसमें आप ये देखिए कि हम घूम फिर के बात करते थे कि भाई एजुकेशन की पॉलिसी 5 साल मंसूबा, 5 साल एजुकेशन की पॉलिसी। अब हर जो नई हुकूमत आती थी वो पिछली पॉलिसी तो वो वहां रैक पे रखी हुई है, उन्होंने कहा कि साहब अब हम कौमी उमंगों के अहम मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे, फिर पॉलिसी बननी शुरू हो गई। फिर उसके बाद नई उमंगों के मुताबिक फिर पॉलिसी बननी शुरू हो गई। अरे भाई ये तो चीजें वो होती है कि बुनियादी बात आप तय कर लीजिए, उस पर मुल्क और वो चलता चला जाएगा, हमारी इस्तेहकाम आएगा। हमारी तालीम, एक तो तालीम सबको मुहैया होनी है और फिर उसके बाद हमें ऊपर जाके अपने कुछ लोगों को फिर ऐसे तैयार करना है कि जो मुल्क की जरूरतों के हिसाब से हम उसमें लोग पैदा करें। हमें कितने ग्रेजुएट्स चाहिए, हर उसके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फला फला फला, बिजनेस मैनेजमेंट के लोग सब चाहिए हमें। तो वो हम कैसे, तो वो हमें एक प्लान के तहत करना चाहिए। अब सब अनप्लान्ड प्लानिंग है, जो नई वो आती है वो पॉलिसी बनाने शुरू कर देती है, वो कहता है कि अब सबका निसाब एक हो जाएगा,
कोई दूसरा आके कहता कि नहीं ये एक तो हो नहीं सकता, ये तो दो इसी तरीके से होगा, तो फिर वहां चला जाता। तो हमारे यहाँ सबसे सबसे बुरी सूरत हाल ये पैदा हुई कि किसी भी उसको एक तो लंबा इस्तेहकाम नहीं मिला। अगर कोई बहुत संजीदा लोग नहीं थे मगर फिर भी एक पूरा दौर तो मिलता ना, तो वो उसमें सवाल जवाब का जवाब होता। अब तो कहते हैं हमें तो निकाल दिया गया, अब आप इसे पछाड़ दें, उसे हटा दें, और वो सारे के सारा मलबा जो है वो उस पर गिर जाता है वहां पे। उन्होंने कहा हमें तो रहने ही नहीं दिया भाई। तो इन हालात में ये गुजरते चला गया, और इसमें एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे अदीब, शायर और उनकी थी। अगर एक सर्वे करके देखें तो मुख्तलिफ उसमें ये हुआ है कि लोगों ने इस पे बात की है और इस पे लिखा है। अगर उसको यकजा करेंगे तो आपको एक वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि खामोशी छाई रही। अगर आपको वैसे आप नहीं देख रहे कि इतना चर्चा नहीं है, मगर कोई ना कोई कहने वाला, लिखने वाला, ये तो तहकीक के लोग जब आगे से लेके जाते हैं तो वो उन्वान मुकर्रर करते हैं कि इस दौर में यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से देखने वाले और वक्त और जमाने को देखने वाले और उस पर कुछ कहने वाले कौन लोग थे, तो फिर वो चीजें जमा हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इसमें मायूसी नहीं होगी। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है, हमारे बाद या जिनके हम पेश रो रहे जैसे भी थे, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही वक़ी और अच्छा अदब जो है वो तख्लीक हो रहा है, और इस पे एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह वो कभी रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी हमारे अदबी इदारों की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एजाज़ात या इनामात दिए जाते हैं, जी तो दो तीन माह तक अजीबोगरीब आवाजें आती हैं कि ये एजाज़ात मुख्तलिफ लॉबीज को दिए गए हैं। तो सर, इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है आपके ख्याल में? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो ये है कि हमारे यहाँ तो वो उसके साथ साथ चलता है ना कि इस बरस का और अगले बरस का उसका, फिर इसका इदारा भी बना हुआ है। हमारा जो वो अदबियात की जो हमारी अकादमी है वो भी बनी हुई है। अब इसमें देखना ये होता है कि अगर हम इस तरीके की चीजें देख रहे हैं कि अदब के मंजरनामे पे शायरी है या नस्र हो या कोई और चीज हो या तनकीद हो, उसमें कौन कहने वाले हैं, तो एकेडमी का पूरे अरसे का ये कुल्लियतन ये काम है जो हर रोज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि कहाँ से क्या खबर आ रही है, किसकी कौन सी चीज आ रही है, और वो पूरे के पूरे उसकी तफसीलात अपने पास रखें कि मुल्क में किस जगह कौन आदमी क्या कहने वाला है, तो मौजू के हिसाब से वो कौन कौन सी चीजें कैसे कही जा रही हैं, तो वो आती रहती है। फिर ये एक तो वो है कि आपने किताबें और फिर उसके अलावा जो बड़े इनामात हैं वो ये सारे के सारे उसके साथ चलते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया, दो किस्म के लोग हैं ना साबिर साहब, हमारे अदीब, शायर, और उसमें भी एक है कि वो तो एक उसी में लगे रहते हैं कि किस तरफ से कौन सा रास्ता है, कि कहाँ नुमाया होने की है और कहाँ फला है और यहाँ अपने आप को जाहिर करूं। मगर मेजॉरिटी उसमें ऐसी है कि जो अपना काम तो करते हैं और वो ये तवक्का भी रखते हैं कि जो काम उन्होंने किया है, जो आदमी उसे पढ़ेगा या सुनेगा वो उसकी तहसीन करेगा। तो इतनी सी बात है, वो उससे खुश होते हैं। सो बहुत सारे इस तरीके के लोग मौजूद हैं। वो इस चक्कर में नहीं है कि उन्हें कोई इनाम मिल जाए, और लेकिन ये हमारे यहाँ है, वो जागते हैं वक्त से पहले, वो सारी चीजें जमा करनी शुरू कर देते हैं। फिर वो वहां भी वही आ जाता है कि बड़े बड़े वज़रा और फलां और फलां और फलां, वो भी मुमकिन है एक आध किसी की सिफारिश कर दे तो वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से रास्ता बन जाता है। मगर कहने की बात यह है कि कोई भी एक शायर है या अदीब है, वो उस तमगे से नहीं पहचाना जाएगा। तमगा से नहीं, तमगा उससे पहचाना जाना चाहिए कि ये इतना बड़ा लिखने वाला था, इतना बड़ा तनकीद निगार है कि इसको हम ये जो दे रहे हैं, तो ये उसकी इस किस्म की चीजें हैं।
جی ہاں تو یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ بہت عرصے سے ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بات کی لاہور یہ سے خاص طور آواز سے کٹ رہی ہے آپ کی جی۔ لاہور سے شائع ہونے والے جو ادبی رسائل تھے، جی جی نقوش ہے، فنون ہے، پھر اوراق ہے، پھر ماہ نو ہے، ادبیات ہے، فیصل آباد سے نکات ہے، جی سخن ہے، جی اور جی اسی طرح کراچی سے بھی اسالیب اور سرگودا سے بھی۔ تو آپ اس طرح یہ کاروان ادب یا آج کا جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صابر رضا اردو جی 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 ٹائم ٹی وی پہ جو پروگرام دے رہے ہیں، تو آپ ان رسائل اور ادبی تنظیموں کی اہمیت کس حد تک دیکھتے ہیں؟ کیا ہاں یہ کردار ادا کرتے ہیں؟ جی 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 رسائل تو بہت بہت اچھے اور بڑے وقی، اور بات تو اب تک سمجھ لیجیے گا کہ ان حالات میں جو آج کل کے ہیں جی اس میں کوئی وقی اور اچھا جریدہ نکالنا اور اسے قائم رکھنا جیسے پہلے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس پہ ایک الگ وہ لکھا جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو جرائد کی تاریخ اور پوری کون سی ہے، اس میں کس نے کتنی ہمت اور استقلال کے ساتھ وہ قائم رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے کتنے لوگوں کو بنایا ہے، یہ ساری بڑی اہم چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر ایک چھپرا ہے۔ اس میں کراچی میں جو رسائل اور جرائد کی جو ایک زمانے کی رونق تھی وہ تو اب اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ مبین مرزا اور وہ ایک اچھا بہت کو نکال رہے ہیں، اور چند ہیں نکل رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ لاہور سے تو ہے ہی، پھر فیصل آباد بھی ہے تو اس میں بھی تو یہ رسائل اور وہ بہت اچھے ہیں۔ اب اس میں ضرور یہ ہوا ہے کہ ایک زمانے میں تو یہ تھا نا کہ یعنی میں نے بھی بہت نہیں چھاپا رسائل اور جرائد میں اتنا، لیکن یہ کہ اب تو یہ جو چینلز آ گئی ہیں اس پہ لوگ اپنا تازہ کلام اور وہ اتنی فوری کے فوری شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تو مقطع بھی نہیں کہا ہے اور وہ انہوں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا اور وہ جانے لگتا ہے، تو ایک لحاظ سے تو یہ عالمگیر سطح پہ تو اچھا ہے۔ اب دیکھیں نا ہم کتنی آسانی سے، اب کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی ملاقات صابر سے اس طریقے سے ہو جائے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے، مگر یہ جو اس وقت ہمارا یہ سارا آن لائن اور یہ الیکٹرانکس کا یہ جو ایک، اور اس میں ایک صابر صاحب یہ پہلو بڑا عجیب اور اچھا ہے کہ کووڈ نے بہت مسائل تو پیدا کر دیے، اس وبا نے بہت مسائل پیدا کر دیے، اور اس سے نبرد آزما ہیں لوگ اب بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے حفظ و امان مل جائے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو سلسلہ ہے آن لائن یہ جو اتنا زیادہ اس وقت، آپ یہ دیکھیے نا کہ ہر روز کا ہے کہ آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور پورا آپ کا گلف، یہ جتنے کا جتنا ہے عرب ممالک سب، اور ملیشیا، ابھی ملیشیا میں بھی کچھ ہو رہا تھا تیاری اس کی 2 دن پہلے، تو چل رہا ہے ایک کے بعد ایک آتا چلا جاتا ہے۔ اس میں میرا اپنا ذاتی تو یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے اس وقت 4-5 لوگ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس میں وہ بات تو نہیں پیدا ہوتی صابر صاحب کے جیسے ہم برابر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا کسی ایک محفل میں، اور اس میں بالکل راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے سن رہے ہیں، اور پورا اس میں وہ ذرا سی ناآسودگی اندر رہتی ہے، مگر یہ ذریعہ بہت اچھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم کیسے آسانی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے زمانے آپ نے اس کی وہ بھی دی کہ کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئی تھی، اور آپ بالکل ویسی تازہ اور توانا اور پورے اس کے ساتھ سوچ بچار کے ساتھ سب چیزیں، تو بہت جی خوش ہوا اور اچھا ہے، یہ ایک چیز ہمیں مل گئی آن لائن۔ جی ہاں بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، اور آپ کے حوالے سے آپ کے جشن پیرزادہ قاسم بھی 8-9 ممالک میں ہو چکے ہیں، اور دنیا میں آپ کو نہ صرف شاعر اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
क्योंकि आप में जो सादा दिली है और आप में जो बेसाख्तगी है आपकी शायरी में, और आपका आहंग और आपका अंदाज भी एक आपका अपना है, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। और आपके हवाले से कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने कोई इधर उधर की बात भी की हो। मैंने आपको बहुत करीब से, जब हम फ्रांस में पेरिस में मुशायरा था, तो आपके साथ तशरीफ फरमाते इफ्ती नसीम मरहूम जो शिकागो में होते थे, और अमजद इस्लाम अमजद भी शायद उसमें थे, और हम बरतानिया से बासर काज़मी और मैं और फैज़ान आरफ गए हुए थे। तो वो एक यादगार महफिल थी, वो भी और दूसरे ममालिक में भी। आप क्या समझते हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, हमें पाकिस्तान की यादें भी बहुत आती हैं, और एक अरसे के बाद हम अगर वापस वहां जाएंगे, जैसे दोस्त अहबाब हमें कहते हैं कि यार आओ कभी फैसलाबाद या कभी, तो मैं इनसे कहता हूँ यार वहां कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो हैरत है कि दोस्तों ने कभी ये नहीं कहा कि हम कर रहे हैं। एक दरमियान में एक छोटा सा एक पर्दा सा है। तो आपका पैगाम क्या है जो हम दियारे खैर में हैं और अपने वतन से भी मोहब्बत है? देखिए, एक मामला तो नफ्सियाती है। वो जाहिर है कि जिस जगह आदमी पैदा हुआ, पला बढ़ा, होश संभाला, और उसकी बुनियादी यानी उसकी मोहब्बतें और वो सारी जहाँ जैसे वाबस्ता हो, वो तो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है, उसे तो आप नहीं। अब ये दूसरी बात है कि आपकी जिम्मेदारियां, आपके मसाइल, आपके रोजमर्रा की चीजें, उसमें वो पसे पुश चला जाए, लेकिन कहीं आपको एक आसूदगी का लम्हा कहीं मैसर आएगा तो आप घूम के वहां चले जाएंगे। ये तो है। तो लेकिन जो लोग यहाँ हैं, जो आपके साथ के थे और वो सब लोग थे, वो यहाँ अपने उसमें मौजूद हैं। उन्हें तो ना आसूदगी का कोई सिलसिला उस किस्म का नहीं है कि जो आप बाहर जाके महसूस करते हैं ना कि जगह। अब जाहिर है कि बच्चों को और आपकी बात की जो नस्ल है वो उससे उस तरीके से नहीं महसूस करेगी, लेकिन आप करेंगे क्योंकि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं अभी। तो ये एक नफ्सियाती गलबा है, ये हमारे साथ रहता है, और हम कहीं भी हों पलट के हम वहीं देखते हैं और उसे उससे थोड़ा सा आसूदगी महसूस कर लेते हैं। मगर ये वक्त बदलता चला जाएगा, और इसमें मुझे तो इसमें अब पता नहीं ये बात मैं यहाँ छेड़ूं या न छेड़ूं, लेकिन मुझे एक बड़ा कलक और वो उसका हुआ, और मैं उस पर ज्यादा वो नहीं कर सका, इसलिए कि वो तो हकीकतों में से एक है। लोगों ने ये कहा है कि मेजॉरिटी के कल्चर में माइनॉरिटी का कल्चर पनपता नहीं है। अगर आप उसके लिए खास तवज्जो देंगे और वो करेंगे तो वो जब तक चल सकता है वो चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हम कहते हैं अल्टीमेट, आखिरकार उसे उसमें मदगम हो जाना है कि जो एक अच्छा। और अब एक दूसरा मामला भी है, इस पे आप गौर कर लीजिएगा कि अब जो ये है कि हमारी अपनी सकाफत और हमारा रहन सहन, हमारा माशरा, हमारे माशरती, ये सब तो हम यहाँ हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, मगर इसी वक्त के जब हम ये बात कर रहे हैं एक अमल जारी है, और वो ये अमल जारी है कि सारे के सारे माशरे और सोसाइटीज एक आलमगीर कल्चर की तरफ खिंची चली जा रही है। वो आलमगीर कल्चर, वो जिनके ज़राए अबलाग पे जिनका वो था, जिनके सैटेलाइट उड़ते थे, वो शुरू से उनका वो है, तो सबसे पहले वही कल्चर उस पे आया, और वो हमारे यहाँ के सिटिंग रूम्स में, हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे बेडरूम में वो मौजूद है। जी हाँ। तो हम तो खिंचे चले जा रहे हैं यूनिवर्सल कल्चर की। अब ये तख्लीकार हैं, इसे जरा देखें, आगे का सोचें कि ये यूनिवर्सल कल्चर क्या है, और इसमें एक किस माशरे का आदमी सांस किस तरीके से ले रहा है और क्या चीज महसूस कर रहा है, आखिरी बात वो क्या सोच रहा है। तो बहुत बहुत अहम मौजू हो सकता है अगर कोई इसे देखे, मगर ये तो होना है। हम खिंचे चले जा रहे हैं एक आलमगीर कल्चर। आगे हम इसमें हमारा जो शायरी है, अदीब है, शायर है, वो इसमें किस तरीके से, जैसे एक सवाल हमें
अक्सर पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू लेते हैं कि जी बरतानिया में, जब अमेरिका में, जब यूरोप में, दूसरे ममालिक में उर्दू ज़बान की तरक्की, तो उसको कब तक हम रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है तो वो हमारे, जैसे आपने फरमाया है कि वो मिनॉरिटी है, मिनॉरिटी ने कितनी देर तक वो, जब तक हम हैं, जैसे हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो सामीन आज से 40 साल पहले हमारे मुशायरों में थे, उनमें से जा तो वो खत्म हो गए अपनी उम्र गुजार के, और कुछ हैं जो हमारे साथ आए थे तो वो लोग मौजूद हैं। नई नस्ल में से सिर्फ 4 या 5% लोग होते हैं जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, वो आ जाते हैं, तो उसमें वो लोग नहीं हैं जो हमारी औलाद है, जो हमारे नए। सही है। अच्छा, इस पे साबिर साहब, ये एक दफा बात निकली थी तो मैंने ये तजवीज के तौर पे जी मैंने ये कहा कि अमेरिका में मैंने देखा, कनाडा में देखा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह कि वहाँ जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, बरतानिया, आपके यहाँ आप, तो जब आप कोई बड़ा इवेंट रखते हैं कि जिसमें लोग जमा हों, तो उसमें जो जरा समझदार बच्चे हैं ना, वो वॉलंटियर के तौर पे आपका साथ दे देते हैं। तो वो बेचारे भाग दौड़ करके वो कुर्सियां, ये वो सब जमा रहे, खुशदिली से करते हैं, ये बच्चे हैं आपके। मैंने ये कहा कि जब ये स्टेज पे वहां भी मौजूद होते हैं हॉल में, वो जब शायरी सुन रहे हैं तो उनके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये है क्या। तो क्यों ना हम ये करें कि उस किस्म के और बच्चे भी आ जाएं, उन्हें खास तौर से मदऊ कर लें, और उनमें से अगर कोई बज़बानी अंग्रेजी शेर कहता हो तो उसको वहां पढ़वा दीजिए और उसका तर्जुमा करवा दीजिए। बिल्कुल ठीक। और कुछ उर्दू के पढ़ने जो कलाम जो हुआ है उसका अंग्रेजी में कुछ करवा दीजिए, तो उन्हें मौका देने लगेंगे आप। तो ये थोड़ा सा इसमें शायद ये हम कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत इससे होगा कुछ फायदा। जी शहजाद बेग साहब। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक तो चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सांस ले लें, पानी पी लें। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आपकी जो मशहूर ज़माना गज़ल है, साहबे इख्तियार हो, आग लगा दिया करो, मैं तरन्नुम से इसके कुछ अशार आपसे सुनना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, एक बिल्कुल छोटे ब्रेक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हमारी आपके साथ चल रही है। एक 80 का दौर था, 90 का दौर था, अखबारात के अदबी एडिशनों में जब इंटरव्यू शाया होते थे तो पूरे शहर में आग लग जाती थी, फलां शायर ने ये कह दिया, वो कह दिया। वो दौर चला गया। उसके बाद एक दौर रसाइल का आया, लेकिन उसमें हमारा शायर दीप जो था बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को आगे लेके बढ़ा। उसके बाद एक सर दौर ऐसा आया कि उर्दू गजल जो जिसे हम जमूद का शिकार कहते हैं, ये जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं ये आ गए, इसने इनको मेरे ख्याल में बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप इसके बारे में सर क्या फरमाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हैं इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि बैक वक्त उसमें अदब, हम तो उर्दू ज़बान और उसके अदब की बात कर रहे हैं और उस पर कायम रहते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास अंग्रेजी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो इन सब को अगर बैक वक्त देखें तो ये एक मौका इस तरीके की चीज़ों में ये मिल जाता है कि वहाँ आपको बड़े बड़े सेशंस भी मिल जाते हैं कि जिसपे अदब के मुख्तलिफ असनाफ पे बात हो जाती है, उसमें शायरी के सेशन भी मिल जाते हैं, किताबों के हवाले से भी बात हो जाती है। तो एक किस्म की एक अदबी सरगर्मी के तौर पे तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर सालाना 1-2 तकरीबात 2-3 हो जाती हैं तो ये अच्छा है। लेकिन शायद ये उर्दू गजल को खा गया, ये इल्जाम है हम पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए, वक्त और ज़माना जो है वो अपने मुतालबात खुद रखता है, तो गज़ल जो है वो वक्त और उसके साथ साथ तब्दील हो रही है और तब्दील हुई है। तो ये इस फेज में है कि जहाँ ये तब्दील हो रही होती है, तो इससे ये निकल जाएगी तो जाहिर है गज़ल गज़ल तो हो रही है, इस वक्त भी है, लेकिन ये कि उसे रिकॉर्ड पे लाने वाले
उस तरीके से तज्जिए करने वाले, उस तरीके से तबसरे लिखने वाले वो अपना काम नहीं कर रहे और मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए कि अगर उन्होंने 2 लोगों के 3 के बारे में कोई बात कर दी तो 5 को छोड़ भी दिया, वो भी उसी दौर के और वक्त के हैं, कम से कम उनका हवाला तो दे दें कि ये देखिए ये जो आने वाला वक्त है, मिसाल के तौर पे उर्दू जबान की तारीख, उर्दू अदब की तारीख अगर ये मरतब हुई भी है और आप अब से कोई 70 बरस बाद कोई इसे देख रहा है तो उसमें अगर ये है कि फला दहाई जो है उसमें जो शेर कहने वाले थे उसमें ये नाम थे, उसमें अगर पीरजादा कासिम का नाम लिखा हुआ है तो ये बहुत है। हाँ, तारीख में तो वहाँ ये ना समझिए कि 70 बरस बाद आपके लिए कोई वो अगर शख्सियतें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर फैज साहब पे लिखा गया है और लिखा जाएगा, गालिब पे तो लिखा ही जा रहा और अभी खत्म नहीं हुआ सिलसिला, तो इस तरीके से आते चले जाएंगे। लेकिन किसी एक फर्द पे मैं ये कहूँ कि भाई मेरा तो बहुत काम है, मेरी तो 10 तो मेरी किताबें हैं और इसके अलावा ये तनकीदी फला चीजें, तो अब मेरा तो नाम कहीं ऊपर ही होगा, तो ये ऐसे नहीं होता। ये तो वक्त और जमाना फैसला करता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो जो फहरिस्त है, अगर 500 नामों की फहरिस्त है और उसमें हमारा नाम आ गया तो ये काफी है, सही है। उसमें डॉक्टर साहब तरन्नुम से आपका जो कलाम है उसकी फरमाइश है। एक जमाना था कि मैं तरन्नुम से पढ़ता था और अच्छा ठीक पढ़ लेता था, लेकिन ये कि अब जाहिर है कि अब उस तरीके से पढ़ा नहीं जाता, तो अब जो मैं जाता हूँ तो वो कोई बहालत मजबूरी अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत है तो वो मैं कर देता हूँ। तो आप जो सुनना चाह रहे हैं उसके कुछ अशार में 1-2 शेर तरन्नुम से पढ़ देता हूँ। वो आपने जिसका हवाला दिया है जख्म दबे, ये गजल आप कह रहे थे। जी साहब। तो वो ये था कि जख्म दबे तो एक नया तीर चला दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जख्म दबे तो एक नया तीर चला दिया करो। दोस्तों अपना लुत्फे खास याद दिला दिया करो। दोस्तों अपना लुत्फे खास एक इलाज दायमी है तो बराए तशनगी। क्या बात है, एक इलाज दायमी है तो बराए तशनगी। पहले ही घूंट में अगर जहर मिला दिया करो। पहले ही घूंट में अगर जहर मिला दिया करो। जज्बे खाक परवरी और सुकून पाएगा। जज्बे खाक परवरी और सुकून पाएगा। खाक करो हमें तो फिर खाक उड़ा दिया करो। खाक करो हमें तो फिर खाक उड़ा दिया करो। शहर तलब करे अगर उनसे इलाज तीरगी। क्या बात है। शहर तलब करे अगर तुमसे इलाज तीरगी। साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो।
आग लगा दिया करो। बस ये अशार थे पुराने। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सर जो आपके हम असर थे, मैं चाहता हूं कि उनका भी दुनिया को पता चलना चाहिए। जो अहले कलम आपके हम असर थे, हयात हैं या इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ नाम सर वो भी बता दीजिए हमें। वो तो लंबा एक सिलसिला हो जाएगा, इसलिए कि माशाल्लाह सर जो चंद अहम नाम हैं जिन्होंने उर्दू गजल में सिक्का जमाया अपना। हाँ नहीं, अब तो देखिए ना, अगर अगर मेरे रास जो मेरे साथ के या मुझसे एक आध बरस आगे पीछे के लोग हैं, तो उनमें तो जो अब सर्वा आवरदा लोग हैं उसमें तो इफ्तिखार आरिफ साहब हैं। तो वो साथ थे, मेरे साथ थे, मेरे जरा सा ही एक कुछ बात शेयर शुरू कर दिए थे उन्होंने, मगर अच्छा लेकिन करते सर थे। वो तो इस्लामाबाद के हो गए, बाकी फिर जो मेरे कराची के मौजूद हैं। फिर मेरे बाद अमजद थे, अमजद अमजद इस्लाम अमजद हैं, जाहिर है वो इसमें आ जाएंगे। तो कराची में तो भाई कराची में तो आप ये देखिए कि यानी जो बहुत ही अहम नाम है और शायरी का बड़ा हवाला है, वो तो है सहर अंसारी का। तो सहर अंसारी मौजूद है, और उन पे कभी बात करनी चाहिए एक्सक्लूसिवली। यानी वो ऐसा है कि सहर अंसारी पे तो पूरा वो हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। हाँ, और वो उन पे बात जरूर करनी चाहिए। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया भी था कि जो बहुत अच्छे कहने वाले हैं, उसमें बाज नाम बड़ा कमाल के, जैसे मेरे बहुत बात के लोग हैं ये, मगर ये हमारे सामने इनका सब हुआ। जैसे मैंने कहा, ख्वाजा रजी हैदर बहुत बहुत जबरदस्त नाम है, जो जो कायदे आजम एकेडमी के डायरेक्टर भी थे, इस्लाम कायदे आजम पे तो अथॉरिटी है वो, मगर शायरी में उसका एक बहुत बड़ा हवाला है। सलीम कौसर है, सलीम कौसर भी सामने हमारे यहीं से बड़े आगे आगे चले वो है। फरासत रिजवी है, बहुत बेहतरीन शेर कहने वाला है। जावेद सबा है, बेहतरीन शेर। रेहाना रूही है, वो अच्छा अच्छा शेर कहती है, समझदारी। और बाद में आने वाले तो ये बच्चे सब, ये अब तो अमरीन हसीब भी निजामतें भी कर रही हैं और शायरी भी कर रही हैं, ये सब। तो मुझे लगता है कि लोग हैं और आगे की तरफ का सफर है, तो चलेगा। डॉक्टर साहब, मैं किस तरीके से, दिल तो नहीं करता कि आपसे इजाजत लें, लेकिन यह है कि वक्त की पाबंदी भी है, रात आपके यहाँ भी काफी गुजर चुकी है। तो ख़वातीन व हजरात, पीरजादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, इनसे अभी बेशुमार बातें करने वाली हैं कि ये इनका तल्लुक दिल्ली से है, और दिल्ली जो गालिब की और ज़ौक़ की है, उस दिल्ली से इन्होंने वहाँ पे पैदा हुए और कराची में सुकूनत इख्तियार की, हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, ताबे इल्म हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहब, कभी आप इंशाल्लाह जब बरतानिया तशरीफ लाएंगे तो आपके साथ हम न्यू कैसल भी चलेंगे, वहाँ पे हमारे बहुत जी इंशाल्लाह। तो आपकी यूनिवर्सिटी में, और आपके साथ जो रिवर है ना, वो उस रिवर की एक फोटो सिगरेट के डब्बे पे भी हुआ करती थी। जी तो बहुत खूबसूरत इलाका है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जी, नॉर्थ ईस्ट। हम सभी लोग आपके लिए दुआगो हैं। आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आप बहुत शुक्रिया, दोस्त हैं और बुजुर्ग हैं हमारे। तो बस बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसमें शहजाद बेग बड़े आगे आगे थे और ये सब जब चीजें कर रहे थे, और फिर शबीर और फिर आप इतने तो इसमें मैंने देखा था कि नाम आपका आ रहा था। मैंने कभी देखी, क्या क्या कमाल की बात है कि इसमें मुलाकात हो जाएगी और इतने जमाने बाद होगी। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और बस इसी तरीके से वक्त गुजर रहा है। और दुआ करेंगे ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर जी प्रोग्राम बनाते हैं इंशाल्लाह। आपको दावत देंगे। हाँ, जरूर। मेरी तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहुत दुआएं। ख़वातीन हज़रात, एक शेर के साथ पीरज़ादा कासिम साहब का शेर है कि मैं समझा मेरी घुटन मटाने आया था, मैं समझा मेरी घुटन मटाने आया है, वो झोंका तो दिए बुझाने आया था।
क्या बात है, जी जी क्या इसके हाँ, साथ ही ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद बेग साहब, शबीर कादरी साहब और ख़ास तौर पर हमारे मेहमान ख़ास जनाब पीरज़ादा कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।